नमस्कार दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के विषय में। समझेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्या है और फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे और फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में क्या क्या बदलाव हुए और फ्रांस की क्रांति के क्या घटनाक्रम थे। विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति न केवल इतिहास के लिए बल्कि विश्व इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसे एक बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा नाम है अजीत कुमार। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो में समझते हैं। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को होती है और हम सभी जानते हैं कि 1789 को यह क्रांति होती है। लेकिन ये जो क्रांति है ये 14 जुलाई को ही समाप्त नहीं होती। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह करके ये यहाँ से प्रारंभ होती है और अगले 10 वर्ष तक चलती है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 10 साल का घटनाक्रम है। फ्रांसीसी क्रांति में होता क्या है कि फ्रांस के शासक को ही फांसी दे दी जाती है और फिर वहां पर एक तानाशाह आ जाता है, नेपोलियन। तो आखिरकार हम लोग समझेंगे इसे दो पार्ट में। पहले पार्ट में हम लोग समझेंगे फ्रांसीसी क्रांति क्या है, क्या कारण थे फ्रांसीसी क्रांति के। और सबसे पहले बात ये समझिए, फ्रांसीसी क्रांति में जो भी लोग फ्रांस की क्रांति कर रहे थे, जो भी क्रांतिकारी थे, उनका लक्ष्य राजतंत्र को हटाना नहीं था, बल्कि राजतंत्र बहुत ही निरंकुश था, ये तानाशाह था, इस पर अंकुश लगाना था। और इस अंकुश को लगाने के लिए यहाँ पर कोई संविधान का मांग किया जा रहा था कि एक ऐसा कह सकते हैं व्यवस्था किया जाए ताकि इस राजतंत्र पर अंकुश लग सके। तो पहले इस चीज को लक्ष्य हासिल किया गया कि किस प्रकार से वहां पर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, जिस संवैधानिक राजतंत्र के तहत वहां पर जो राजतंत्र है उस पर अंकुश लग गया। लेकिन कुछ समय के बाद लोगों को लगा कि राजा इस संवैधानिक राजतंत्र का पालन नहीं कर रहे हैं और वह क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ऐसे में वहां पर जो भी व्यक्ति मौजूद थे उन्होंने अब पूर्ण तरह से लोकतंत्र का मांग कर दिया और फिर वहां पर लोकतंत्र की मांग उठती है और फिर एक क्रांति जो बैठ चुकी थी, जो समाप्त हो चुकी थी, फिर से एक नई लहर के साथ प्रारंभ हो जाती है। और अंत में जाकर के नेपोलियन जो है तख्ता पलट करके सत्ता पर आ जाते हैं। तो इन सभी घटनाओं को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वहां पर संवैधानिक राजतंत्र आया और दूसरे पार्ट में संवैधानिक राजतंत्र के आगे की घटनाओं को पढ़ेंगे। अगर आप अभी क्लासेस को वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो अभी क्लासेस को टेलीग्राम में फॉलो करें, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और मुझसे किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ना ही केवल 9th के बल्कि 10th के सोशल साइंस के अलावा साइंस, मैथ और हिंदी ग्रामर का भी बेस्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन मौजूद है। उन सभी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक के वीडियोस को देख सकते हैं या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति क्या था। ये प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि फ्रांसीसी क्रांति 10 साल का घटनाक्रम था जो फ्रांस में हुआ था। और ये कब से कब तक हुआ था? 1789 यानी कि 1789 से लेकर के 1799 तक यानी कि 1799 तक चला था। इसमें कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक बदलाव आए, जिसके कारण न सिर्फ फ्रांस में बल्कि विश्व इतिहास में भी बहुत बड़ा असर पड़ा। न केवल विश्व इतिहास में बल्कि इसका जो असर है वो 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा पड़ा। और इस यहाँ से जो भी विचार निकल कर आया उस विचार को, वे जो विचार है आज भी 21वीं सदी जिस सदी में हम जी रहे हैं उस सदी के दुनिया को भी प्रभावित कर रहा है। और इस क्रांति ने क्या किया? इस क्रांति ने फ्रांस में जो राजतंत्र था उसे पूर्ण रूप से खत्म करके लोकतंत्र स्थापित कर दिया। परंतु क्रांति समाप्ति के बाद ही वहां पर कौन सा शासक आ गया? निरंकुश शासन आ गया। और वो निरंकुश शासन कौन था? नेपोलियन था। यानी कि ये जो घटनाक्रम है एक साइकिल की तरह एक चक्कर घुमा लिया। यानी कि निरंकुश शासन को खत्म करना चाहते थे लेकिन वो इस तरह से पटरी पर चला कि वो फिर से निरंकुश शासक में आ गया। तो ये था फ्रांस की क्रांति क्या था। अब प्रश्न आता है कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। तो किसी भी घटना के 4 मुख्य कारण होते हैं: राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक कारण। तो देखते हैं हम लोग कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व बौद्धिक कारण क्या थे। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक कारण के।
तो हम सभी जानते हैं कि फ्रांस में राजनीतिक कारण वहाँ का राजतंत्र था, और उस समय जिस समय की ये घटना है वहाँ पर राजतंत्र स्थापित था। तो जो राजतंत्र, जो वहाँ जो शासक राज कर रहा था, वह था बुर्बो राजवंश। और ये जो राजवंश था बहुत ही निरंकुश था, इसमें किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं था, निरंकुश तानाशाह था, अपनी मर्जी से जो इनके मन में आता था वो करता था, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो कहानी को थोड़ा पीछे से समझने का प्रयास करते हैं। वैसे कहानी जो हमारी जो कहानी शुरू होगी वह होगी बुर्बो राजवंश के लुई 16वां से, लुई 16वां। लेकिन हम लोग देखते हैं कि इससे पहले कौन राज कर रहा था और उन्होंने कौन कौन सी गलतियां किया, या फिर उनका क्या योगदान था क्रांति में। तो सबसे पहले लुई 14वां पर बात करते हैं, और इनका शासनकाल था 1643 से लेकर के 1715 तक। ये पक्के तानाशाह थे, यानी कि पूर्ण रूप से तानाशाह जिसे कह सकते हैं, जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं हो, ऐसे तानाशाह थे कौन? लुई 14वां। इनका लक्ष्य था सत्ता को केंद्रीकृत करना, यानी कि जितना भी पावर है, सत्ता है, ओके ना, जितना भी पावर है उसको सेंटर कर देना, यानी कि केंद्र पर स्थापित कर देना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दूसरा, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़े थे अपने शासनकाल में, और उन सभी लड़ाइयों में फ्रांस को जीत दिलाई थी। लेकिन इस जीत ने फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था। इससे फ्रांस बहुत ज़्यादा कर्ज में चला गया था। अब एक प्रश्न है कि आखिरकार जो लुई 14वां था वह सत्ता को केंद्रीकृत करना क्यों चाहता था। तो वहाँ पर जो फ्रांस है वहाँ पर सामंती व्यवस्था था। सामंत जो था वह भी कर वसूल करता था, लोगों से बेगार करवाता था, जो कमजोर वर्ग था, किसान मजदूर था। तो वो चाहते थे कि ये जो सामंत है इसका जो पावर है ये कम हो जाए, इसके पास जो भी शक्तियां हैं, जो भी सत्ता है वो खत्म हो जाए, और इसी उद्देश्य से वो सत्ता को केंद्रीकृत करना चाहते थे। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लुई 14वां के बाद लुई 15वां आते हैं, और इनका शासनकाल 1715 से लेकर के 1774 तक रहता है। इस शासनकाल में इन्होंने एक बहुत बड़ी युद्ध लड़े थे, यानी कि बहुत बड़ा युद्ध था, और उस युद्ध को हम लोग 7 ईयर्स वॉर कहते हैं। 7 ईयर्स वॉर, यानी कि ये जो युद्ध था ये 7 साल तक चला था। तो ये युद्ध कहाँ हुआ था? ये युद्ध हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में युद्ध हुआ था, और इसमें फ्रांस जो था वो हार गया था। याद रखिएगा, फ्रांस की हार हुई थी, और जो इंग्लैंड था वो जीत चुका था। लेकिन 7 साल तक जो युद्ध चला, तो इसमें दोनों को ही नुकसान हुआ था, फ्रांस को भी, इंग्लैंड को भी। तो फ्रांस तो पहले से ही कर्ज में डूब गया था, जैसा कि हमने पहले देखा लुई 14वां के कारण, और अब इनके कारण भी अब जो कर्ज है वो और ज़्यादा बढ़ गया। और ऐसा माना जाता है कि लुई 15वां जो था वो अच्छे शासक नहीं थे। इनके बाद आते हैं लुई 16वां, और ये हमारे लुई हैं, हम इन्हें कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं के आगे पीछे घटना जो क्रम चलता है। तो लुई 16वां का शासनकाल 1774 से लेकर के 92 तक रहता है, 1792 तक। इनके बारे में कहा जाता है कि ये बोल्ड रिफॉर्म नहीं ला सकते थे, यानी कि इनके पास उतनी हिम्मत नहीं थी कि ये कोई बोल्ड रिफॉर्म ला सके, यानी कि कोई भी अगर बड़ा निर्णय लेना है तो ये नहीं ले सकते। तो इनके ऊपर बड़े निर्णय लेने का हिम्मत नहीं था। ये अपने सलाहकार के विरुद्ध फैसले नहीं ले सकते थे, यानी कि जो भी सलाहकार इसको सलाह देते थे, चाहे वो गलत सलाह हो या सही सलाह हो, उनके सलाह को मान करके उन्हीं के सलाहकार, जो भी सलाहकार सलाह देते थे उन्हीं के बातों पर चलते थे। ये सलाहकार के विरुद्ध नहीं चल पाते थे। अमेरिकी स्वतंत्रता लड़ाई, अमेरिका और इंग्लैंड के बीच जो युद्ध हुआ वह था अमेरिकी स्वतंत्रता लड़ाई, और इस लड़ाई में फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। क्यों किया अमेरिका का मदद? क्योंकि ये जो फ्रांस है ये चाहता था कि अमेरिका जीते इंग्लैंड से, और ये इसमें किसी भी प्रकार का अमेरिका इसको मदद नहीं कर रहा था फ्रांस को, बल्कि फ्रांस अमेरिका को इसलिए मदद कर रहा था क्योंकि फ्रांस को इंग्लैंड से बदला लेना था। इंग्लैंड से बदला लेना था। कौन सा बदला लेना था? वह जो 7 साल का युद्ध चला था ना, 7 ईयर वॉर्स, उसमें फ्रांस की हार हुई थी, और वह चाहता था कि इस बार अमेरिका जीते और जो इंग्लैंड है वो हार जाए। और इससे क्या फायदा होगा? इससे इंग्लैंड कमजोर सिद्ध हो जाएगा और फ्रांस की वाहवाही हो जाएगी। बस इसमें इनका कोई ज्यादा फायदा नहीं था, बल्कि अपनी वाहवाही
और इंग्लैंड को हराने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड ने फ्रांस को एक बार हरा दिया था 7 ईयर वॉर में, इसीलिए ये चाहते थे कि वो अमेरिका से वो हार जाए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, अमेरिका को बहुत ज़्यादा मदद किया, और इस मदद के चलते क्या हुआ, जो कर्ज था और ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो राजनीतिक कारण के चलते फ्रांस जो है कर्ज पर दिनों दिन बढ़ता चला गया, और वहाँ एक अच्छा शासक अभी तक नहीं आ पाया था। एक चीज और देख लीजिए, फ्रांस के जो भी शासक थे, लुई 15 की अगर बात करें, लुई 16 की बात करें, तो वो रहते थे वर्साइल पैलेस में रहते थे। ये वर्साइल पैलेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नक्शा, और ये है पेरिस शहर। ओके, पेरिस शहर, और यहाँ वर्साइल शहर है। तो ये जो क्षेत्र है ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और घनी आबादी वाले क्षेत्र में जो राजा है वो नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर घुटन महसूस होती थी उनको, और वह कहाँ रहते थे, एक अलग क्षेत्र में, खुले क्षेत्र में, अच्छे जगह पर। और वो कौन सा जगह था, वर्साइल था, जो शहर से दूर था। तो आप देख सकते हैं एक विलासिता वाला महल यहाँ पर मौजूद है। इसके आसपास जो है वह बागान है, बगीचे हैं। आप घूमिए, यहाँ के राजा घूमते थे, रहते थे, इन्हीं के आसपास रहते थे। यानी कि आप एक तरह से समझिए तो जो भी राजा राज कर रहा था उनका संपर्क जनता से नहीं था। वो इस तरह के देख सकते हैं महल किस प्रकार से सुंदर भव्य महल है, उस तरह के सुख सुविधाओं में रहते थे। इनको जो गरीब जनता है जो वहाँ पर मौजूद है, उनकी उनकी कठिनाइयाँ, उनके परिश्रम के विषय में कुछ भी जानकारियाँ नहीं था। तो इस तरह से क्या होता है, थोड़ी लुई के विषय में हम लोग, लुई 16वां के विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो लुई 16वां जो है बुर्बो राजवंश का राजा था। 1774 में ये फ्रांस की गद्दी पर आसीन होते हैं, और जब ये गद्दी पर बैठते हैं इनकी आयु जो है वह 20 साल होती है। यानी कि 20 साल की आयु में ये फ्रांस के शासक, फ्रांस के राजा बन जाते हैं। इनका विवाह किससे होता है, विवाह होता है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोनोएटा, मैरी एंतोनोएटा। किसकी राजकुमारी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। और ऑस्ट्रिया का जो राजा था, ऑस्ट्रिया का जो राजा था वह लुई 16वां का साला बन गया। ठीक है ना, कहानी को समझिएगा। क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी से इनका विवाह हो गया, तो ऑस्ट्रिया का राजा जो था वो साला हो गया। इसलिए आगे जब भी कभी जरूरत पड़ता है तो वो ऑस्ट्रिया से मदद मांगता है, या फिर आगे वो भागने की भी कोशिश करता है ऑस्ट्रिया। तो ये कहानी आपको आगे कंफ्यूज नहीं करे, इसलिए आप याद रखिएगा बार बार ऑस्ट्रिया का जिक्र क्यों आता है, क्योंकि इनका संबंध उनसे है। तो ये सभी चीजें क्या था, राजनीतिक कारण। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सामाजिक कारण के विषय में। सामाजिक कारण का मतलब उस समय का समाज कैसा था, समाज में क्या क्या समस्याएं थी, और राजा उस समाज की समस्याओं को किस प्रकार से देखता था। अगर आप उस समय के समाज को देखिएगा तो वहाँ फ्रांस का जो समाज था वह एस्टेट में बटा हुआ था। तो वहाँ पर 3 तरह का एस्टेट था, प्रथम एस्टेट, द्वितीय एस्टेट और तृतीय एस्टेट। प्रथम एस्टेट में पादरी वर्ग के लोग आते थे, चर्च वगैरह से जो संबंध रखते थे, बिशप, फादर वगैरह, और इसकी संख्या कितनी थी, 1 लाख। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे, और इनकी संख्या थी, जनसंख्या थी 25 लाख के आसपास। फिर आते थे तृतीय स्टेट, जिसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर, नौकर, ये सभी आते थे तृतीय स्टेट में, और इनकी संख्या सबसे अधिक थी, 2.7 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी उस समय। लेकिन इन सब में जो, इन सभी स्टेट में जो तीसरा स्टेट था वही केवल कर देता था, जो था तृतीय स्टेट, जिसे हम साधारण लोग कह सकते थे, जनसाधारण ही कर अदा करते थे। और बाकी जो दो स्टेट है, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, इनको किसी भी प्रकार के कर जो है वह अदा नहीं करना पड़ता था, किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। तो वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज जो है वह मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। जिस तरह से मध्यकाल में सामंती व्यवस्था चलता था, उसी प्रकार का यहाँ सामंती व्यवस्था चलता था। अगर आप एक तरह से गौर करें तो आप देखेंगे कि लगभग 60% जमीन जो है वह कुलीन, चर्च और तृतीय स्टेट के अमीरों के अधिकार में। तो ये आप देख सकते हैं 60% जमीन केवल इस 10% आदमी के पास मौजूद है, जो पूरी आबादी का केवल 10% में मौजूद है। जबकि पूरी आबादी का 90% किसान था जो खेती कर सकते थे, और उनके पास जमीन कितना है, उनके पास जमीन है केवल 40%। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो जमीनी भाग है वो कम आदमी के पास ज़्यादा जमीन
मौजूद है और जो किसान खेत में काम करते हैं उनके पास कम जमीन मौजूद है। अब देखिए प्रथम दो स्टेट को कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग, ये पहला दो स्टेट था और इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था जन्म के आधार पर। अगर इनका जन्म इस वर्ग में हुआ तो इनको ये अधिकार प्राप्त है। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था? राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट, यानी कि प्रथम दो स्टेट को किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। अब देखिए जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो कर देते थे, तो ये किस प्रकार के कर देते थे? इन्हें दो तरह का कर अदा करना पड़ता था। पहला जो कर था उसे टाइड कहते थे और दूसरा जो कर है उसे टाइल कहते हैं। टाइड क्या है देखिए समझिए, चर्च द्वारा वसूली किए जाने वाले कर को हम लोग क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं, यानी कि वह कर जो चर्च वसूल करता है। और चर्च कैसा वसूल करता था? कृषि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर, यानी कि कृषि में जो भी उपज होगा, मान के चलिए एक किसान है, उन्होंने 100 केजी गेहूं का उत्पादन किया, तो 100 केजी का 10वां हिस्सा, यानी कि 100 केजी को अब आप 10 से भाग कर दीजिए तो हो जाता है 10 केजी, यानी कि ये जो 10 केजी है वो किनको देना पड़ेगा? चर्च को देना पड़ेगा, किसानों को। तो इस तरह से जो भी उपज होता था उसका 10वां हिस्सा चर्च को देना पड़ता था और ये क्या कहलाता था? टाइड कहलाता था। और आप सभी जानते हैं कि चर्च का संबंध किससे है? चर्च का संबंध धर्म से है और इसीलिए इस कर को धार्मिक कर कहते थे, यानी कि टाइड चर्च को दिए जाने वाला कर है और जो भी कर चर्च को दिया जाता था उसे कौन सा कर कहते हैं? धार्मिक कर कहते हैं। और धार्मिक कर जो है वो किसी तरह से घूम फिर करके नहीं जाता था, बल्कि डायरेक्ट चर्च को देता था, चर्च को दिया जाता था, इसीलिए इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। प्रत्यक्ष का कर का मतलब होता है कि सीधे हाथों हाथ देना। इसके बाद एक और तरह का कर था, वह था टाइल। टाइल मतलब राज्य को अदा किए जाने वाला कर। ओके, राज्य को अदा किए जाने वाला कर सीधे राज्य को दिया जाता था, तो ये भी क्या हो गया? प्रत्यक्ष कर हो गया। अब देखिए प्रत्यक्ष कर के अलावा एक और कर देना पड़ता था, वह था अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? डायरेक्ट नहीं जा करके बल्कि किसी वस्तु के माध्यम से जाना। अगर कोई व्यक्ति नमक खरीदता था या तंबाकू जैसे कोई रोजाना में उपयोग की जाने वाली वस्तु खरीदता था तो उस पर भी उनको टैक्स पे करना पड़ता था। और इस तरह से ये कर कौन सा कर था? अप्रत्यक्ष कर था। तो विभिन्न तरह के जितने भी प्रकार के कर था वह सभी कर कौन अदा करता था? तृतीय वर्ग के लोग अदा करते थे, बाकी लोग अदा नहीं करते थे। अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक कारण के विषय में। फ्रांस की जनसंख्या में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हो जाती है एक समय में। 1715 में 2.3 करोड़ रहती है और 1789 आते आते 2.8 करोड़ हो जाती है। अगर जनसंख्या में वृद्धि होता है तो क्या समस्या होता है? खाने पीने की जो समस्या है, जैसे कि अनाज उत्पादन की तुलना में मांग जो है वह तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है उतनी तेजी से उत्पादन नहीं हो पाता है, उतनी तेजी से लोग उपज नहीं उपजा पाते हैं और इस आधार पर लोगों को खाने पीने की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो उस समय जिस समय जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़े, लोगों को खाने पीने के लिए मुख्य खाद्य पदार्थ वहाँ की पाव रोटी थी, वह भी लोग नहीं खा पा रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे। इससे क्या हुआ? इससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया। जीविका संकट क्या होता है? अब ऐसी चरम स्थिति जब लोगों को खाने के लिए, यानी कि ऐसा, आप ऐसा कल्पना कीजिए कि ऐसी स्थिति जब जो न्यूनतम साधन है, जो भी न्यूनतम साधन है, न्यूनतम साधन का मतलब वह चीज जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, खाना के बिना आप नहीं जी सकते हैं, तो ये क्या हो गया? न्यूनतम साधन हो गया। ये भी लोगों को नसीब नहीं होने लगता है, इस पर भी खतरा मंडराने लगता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जीविका संकट कहते हैं। और जब जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ी तो जीविका संकट उस समय आम बात हो गई। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बौद्धिक कारण के विषय में समझते हैं। तो अब क्या होता है? एक नया सामाजिक समूह का उदय होता है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय होता है और इस समूह को हम लोग बोलते हैं मध्य वर्ग। मध्य वर्ग में कौन लोग थे? इसमें जितने भी पढ़े लिखे लोग थे वह सभी आते थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मना, यानी कि जन्म से ही विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। विशेषाधिकार कैसे होना चाहिए? सामाजिक हैसियत के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी क्या योग्यता है, उसकी सामाजिक हैसियत क्या है, इस आधार पर लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होना चाहिए और इसी के आधार पर एक नया सामाजिक समूह उत्पन्न होता है।
ये सामाजिक समूह न केवल विशेषाधिकार पर बल्कि स्वतंत्रता, समान नियमों तथा अवसरों, इन सभी पर विचार करते हैं कि सबको स्वतंत्र मिलना चाहिए, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, सबके लिए समान नियम होना चाहिए। और इस पर विभिन्न तरह के विचारक जो है वह अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि जॉन लॉक, जॉन जॉक रूसो, रूसो जैसे दार्शनिक भी इस पर बेहतर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो जितने भी प्रसिद्ध विचारक थे, जितने भी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने क्या किए, अपने किताबें लिखना प्रारंभ कर दिया। और वह सभी प्रसिद्ध, उनमें से जो प्रसिद्ध था जैसे कि जॉन लॉक, जॉन जॉक रूसो, इनका मानना था कि हर चीज पर जनता का अधिकार होना चाहिए। ये यहाँ तक भी कहते थे कि अगर कोई, कह सकते हैं, गलती करता है, कोई अपराध करता है, तो उसको क्या करना चाहिए, राजा के या सरकार के पास पेश नहीं करके बल्कि जनता के हवाले करना चाहिए कि वो उसके साथ क्या करेंगे। एमेनुअल कैंट, मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि राज्यों के शासन और चर्च पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्य का जो शासन है और चर्च पर जो है उनका हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए। वोल्टेयर का मानना था कि लोगों को प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोग जो भी बोल सकते हैं, प्रेस में जो भी छाप सकते हैं, इनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, जो उस समय वहां पर नहीं था। एक और बहुत ही बड़ा बात उस समय जो चलता था, जो राजा था वो कहता था कि हमें भगवान ने भेजा है और इसीलिए हम आप पर शासन कर रहे हैं और हम आपको एक बेहतर जीवन प्रदान कर रहे हैं। तो उस समय यह भी प्रश्न उठता था कि राजा का क्या अधिकार है, क्या हक है हम पर राज करने का, आखिरकार चर्च का क्या योगदान है, चर्च हम पर क्यों राज करता है। इन सभी सवालों के जवाब लोग ढूंढने लगे और इससे ही ज्यादा विरोध उत्पन्न होने लगा। अब जो कुछ महत्वपूर्ण नाम था, जैसे कि जॉन लॉक, इन्होंने एक किताब लिखा, टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया, यानी कि राजा जो देवी देवता मानते थे और उनके पास जो निरंकुश अधिकार था उनका खंडन किया। इसके बाद इन्हीं के विचार को आगे बढ़ाते हैं रूसो, जो लॉक के विचार को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि जनता और उनके प्रतिनिधि को एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखना चाहिए। फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू, इनका कहना है, ये एक किताब लिखते हैं, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड्स, इनकी रचना है। और ये कहते हैं कि सरकार का जो भी पावर है उसको विभाजित कीजिए, सत्ता को बांटिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये एक तरीका भी बताते हैं कि इस तरह से आप उनको बांट सकते हैं। अब इनके विचार लोगों को पसंद आने लगे, जो भी ये बातें कह रहे थे लोग इनको पसंद करने लगे और इनके विचार, इनके किताबों को ये जो दार्शनिक थे इनके विषय में जगह जगह पर बातें होने लगे। कॉफी हाउस और सैलून, सैलून ये बाल काटने वाला नहीं बल्कि एक जगह होता था, एक स्थान होता था जहाँ पर लोग गोष्ठियां बनाकर, मतलब कि लोग जमा होते थे एक जगह पर, वहां पर बैठ के गप्पे मारते थे और किताबों को जोर जोर से पढ़ते थे, पुस्तक अखबारों को। इससे होता था क्या, जोर से पढ़ने से जो अनपढ़ लोग होते थे वह भी समझ जाते थे, उनकी बातों को समझते थे और इस प्रकार से जो दार्शनिक के विचार थे वे बहुत ही तेजी से फैलने लगे। तो ये विभिन्न कारण हैं जिसके चलते फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत किस प्रकार से होती है। तो एक बार हम लोग घटनाक्रम को देख लेते हैं समय अंतराल के साथ साथ, आगे आपको ये सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेट जनरल क्या है, फिर देखेंगे नेशनल असेंबली क्या है, फिर नेशनल कन्वेंशन क्या है, फिर डायरेक्टरी शासन क्या है और फिर किस प्रकार से नेपोलियन तख्ता पलट करता है। और इसका समय अंतराल भी इस प्रकार से है, 1789 में आता है स्टेट जनरल, फिर 1789 से 91 के समय अंतराल में नेशनल असेंबली कार्य करता है, फिर 1792 से 95 में नेशनल कन्वेंशन आता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इन्हीं सभी चीजों को आगे हम लोग को समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेट जनरल के विषय में। तो जैसा कि यहाँ पर शब्द से पता चल रहा है, स्टेट यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट जो हम लोग पढ़े थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट, वो छुपा हुआ है। और जनरल का मतलब होता है आम सभा। तो स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी, जो एक आम सभा थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते थे। तो अब 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक होती है। लक्ष्य क्या था, लक्ष्य था जो फ्रांस है, फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। तो आर्थिक स्थिति में क्या करना है, सुधार करना है। तो आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए क्या करना है, तो मुख्य रूप से आप समझ सकते हैं आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए पैसे को बढ़ाना है। तो इसके लिए क्या करना है, टैक्स को बढ़ाना है। टैक्स माने कि कर, कर को क्या करना है, बढ़ाना है। तो प्रथम और द्वितीय स्टेट जो है,
फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट था इसको इनको तो टैक्स देना नहीं है, तो ये सारी चीजें किस पर आएगा, तीसरे स्टेट पर आएगा कि इन्हीं को टैक्स पे करना है, तो सारी मुसीबत किस पर आएगा, तीसरे स्टेट पर आएगा। 1614 में इसकी अंतिम बैठक बुलाई गई थी और 175 साल के अंतराल में अभी तक कभी भी बैठक नहीं बुलाई गई थी, और अब बैठक बुलाई जाती कब, 5 मई 1789 को। एक चीज इस सभा के विषय में यह है कि इसको कब बुलाना है, इस जो संस्था है इसकी बैठक कब बुलाई जाएगी, इसका निर्णय कौन लेता था, सम्राट लेता था। तो अभी जो बैठक हो रहा है उसका मुख्य लक्ष्य क्या था, राज्य के खर्चे को पूरा करने के लिए, फिर से कर लगाए जाने के लिए ये जो बैठक है ये बुलाई गई थी। तो मुख्य रूप से ये जो सभा थी, स्टेट जनरल जो था, इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था कि पूछना, ओके ना, इसका लक्ष्य क्या था, अगर हम अपने तरीके से समझे तो इसमें पूछना है तीनों स्टेट से कि क्या टैक्स को बढ़ा दिया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, ओके ना। तो इसमें पूछने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद थे। पहले स्टेट के 300 लोग मौजूद थे, दूसरे स्टेट के 300 लोग मौजूद थे, और जो ये तीसरा स्टेट था, थर्ड स्टेट, इसके 600 व्यक्ति मौजूद थे, 600 प्रतिनिधि मौजूद थे। अब यहाँ पर वोट जो था अलग तरीके से मौजूद था। पहले स्टेट में आदमी कितना भी मौजूद है लेकिन इनका वोट कितना होगा, एक होगा। दूसरे स्टेट का भी कितना वोट होगा, एक होगा। और तीसरे स्टेट का भी कितना होगा, एक होगा। यानी कि आप कितना भी प्रतिनिधि मौजूद है, आपके वोट कितने गिने जाएंगे, एक ही गिने जाएंगे। ये यहाँ का नियम था। तो इस आधार पर टोटल वोट कितना है, 3 वोट है। पहले स्टेट और दूसरे स्टेट को टैक्स तो देना है, ये तो हाँ कर देंगे। तो इस तरह से इन दोनों का हमेशा क्या होता है, इसमें बहुमत होता था। तो इस तरह से 3 में से 2 वोट मिल गया, तो ये क्या होगा, जीत जाएगा। तो इस आधार पर इन्होंने तो हामी भर दी, लेकिन तीसरे स्टेट ने बोला कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि अब जो है ना, प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा। यानी कि अगर आप 300 है तो 300 अलग अलग दीजिए, अगर सेकंड स्टेट में 300 है तो 300 अलग अलग दीजिए, और थर्ड स्टेट में 600 है तो हम अलग अलग देंगे। इन्होंने ऐसा बोला। अब देख सकते हैं कि इन दोनों को मिला करके भी तीसरे स्टेट के बराबर होगा, तो इस समय तो इनका पलड़ा जो है वह भारी हो जाएगा और ये हो सकता है जीत जाएंगे। तो ऐसे में सम्राट ने ये जो प्रस्ताव था इसको अस्वीकार कर दिया, बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और जब इन्होंने ऐसा बोला कि नहीं करेंगे, तो तीसरे स्टेट के जो लोग थे वो इसमें विरोध हो गए। इन्होंने इस प्रतिनिधि सभा का विरोध कर दिया और वे क्या हुए, जितने भी प्रतिनिधि थे वो सभा से बाहर चले गए। 20 जून की घटना है। 20 जून को क्या होता है, देखिए इससे पहले एक घटना होता है। जो तीसरे स्टेट के लोग हैं उनको सभा में जो महल है उसमें घुसने नहीं दिया जाता है, उनको बाहर कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, दरवाजा को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे में ये तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि थे, जितने भी लोग थे, वो वर्साई के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा होते हैं 20 जून को। और पहले सभा कब हुई थी, मई को सभा हुई थी, ओके ना। और ये जमा कब हुए हैं, 20 जून को। तो जमा होते हैं और उन्होंने खुद को, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने शपथें ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बीच में आदमी है ये सबको शपथ दिला रहे हैं और सबको हाथ आगे करके शपथ ले रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को ये मकसद नहीं था कि राजा को हटा दिया जाए, बल्कि एक संविधान तैयार किया जाए जो क्या करे, राजा पर अंकुश लगाए। अब एक घटना घटती है 14 जुलाई 1789 को। क्या घटना होती है, बास्तिल पर हमला। क्या होता है कि ठंडी के कारण जितनी भी फसल है वो बर्बाद हो चुकी है। हम लोग अभी पहले ही पढ़ चुके हैं कि आर्थिक स्थिति खराब है, लोगों को खाने की चीजें नहीं मिल रही है, और अब फसल क्या हो रही है, बर्बाद हो रही है। फसल बर्बाद होने के कारण जो महंगाई थी वो और ज्यादा बढ़ गई, महंगाई आसमान छूने लगी। तो लोगों ने, कुछ भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उन्हें निस्तनाबूद कर दिया। अब यहाँ पर कारण है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इसे यहाँ से समझिए। जो देहाती इलाका था ना, वहां पर अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठेतों और लुटेरों को गिरोह को पकी हुई फसल को तबाह करने के लिए भेजा है। एक तो फसल पहले से ही बर्बाद है, और ऊपर से अब जो पका हुआ फसल बचा है उसको भी बर्बाद करने के लिए जो है वो कौन आ रहे हैं, जो लठेत आ रहे हैं, यानी कि व्यक्ति आ रहे हैं उनको बर्बाद करने के लिए। ऐसे भय का आक्रांत फैल गया। जो किसान है उन्होंने कुदालो, बेलचो, जो भी उनके हाथ में हथियार लगा वो लेकर के उन्होंने आक्रमण कर दिया। उन्होंने क्या किया, राजा के जो भी अन्य भंडार थे उनको लूट लिया, और जो भी लगान संबंधित दस्तावेज थे उनको जला करके राख कर दिया,
और ये यहाँ पर हुआ था। कहाँ पर? ये बास्तिल का किला में। उन्होंने बास्तिल का किले को तोड़ दिया क्योंकि इनको लगा कि वहां पर क्या है, वो जो बास्तिल का किला क्या था, एक तरह से जो तानाशाह है उसका प्रतीक चिन्ह था। जो भी कोई गलती करता था, जो कोई ज्यादा राजा के खिलाफ बोलता था, उन्हें उस कैद में कैद कर दिया जाता था उसमें। तो ऐसे में उस पर लोगों को गुस्सा था, एक प्रतीक की तरह देखते थे तानाशाह का, इसलिए लोगों ने अपने गुस्सा को उसमें फोड़ा, उसको लूट लिया। उनको लगा कि वहां पर अनाज मिलेगा या फिर और भी कुछ वहां पर मौजूद होगा, हथियार मौजूद होगा। तो ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, हमला कर दिया। और मुख्य लक्ष्य था उनको हथियार लेना, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पर कुछ कह सकते हैं कैदी मौजूद था, 6-7 कैदी, उनको रिहा कर दिया और उसको पूरी तरह से जो बास्तिल का किला था उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया, पूरी तरह खाक कर दिया। अगर आप वहां पर देखेंगे तो अभी ऐसा कुछ भी आपको किले की तरह दिखाई नहीं देगा, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। तो इस तरह से ये पहली घटना होती है और इससे क्या होता है, जो लुई है वे पूरी तरह से घबरा जाते हैं। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति को देख करके लुई 16वां ये उनको लगता है कि अब हम कह सकते हैं कि प्रजा की बात को मान लेना चाहिए। अंततः वो नेशनल असेंबली को मान्यता दे देते हैं कि जो भी ये करना चाहते हैं वो कर ले। और इस तरह से नेशनल असेंबली का लक्ष्य क्या था, संविधान बनाना। और उन्होंने सत्ता पर अंकुश लगाने के लिए एक संविधान तैयार कर लिया। अगर संविधान तैयार किया तो उसमें कुछ कुछ बातें लिखी जानी चाहिए। तो सबसे पहला बात, 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने करों संबंधी जो भी बातें थी, कर टैक्स वगैरह जो देने की बात थी, उन सभी को खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था जो चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति बेकार काम करवा लेता है और मजदूरों किसानों के साथ शोषण करता है, उन सब चीज़ों को खत्म कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को अभी अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए बोला गया, यानी कि पादरी वर्ग के जो भी लोग थे उनके पास विशेषाधिकार था कि वो टैक्स नहीं देंगे, और भी बहुत सारा विशेषाधिकार था, वो किसानों से भी टैक्स वसूल कर सकते थे। तो वह सभी विशेषाधिकार उनको खत्म कर दिया गया। धार्मिक कर्ज जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जो थी उसे जब्त कर ली गई। और चर्च में जो व्यक्ति था जो टैक्स वगैरह वसूल करता था उनको हटा दिया गया। उनकी संख्या 1/3 कर दिया गया, यानी कि उसमें जो भी व्यक्ति था उनको हटा दे करके 1/3 कर दिया। इसका अर्थ ये है कि अगर उसमें 33 व्यक्ति था तो उसको 3 से भाग की जगह कितना हुआ, 11 बचा, यानी कि इतना, मतलब उसकी संख्या को क्या कर दिया गया, कम कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे बहुत सारी संपत्ति जो है वह सरकार के हाथ में आ गई, लगभग 10 अरब लिरबे। ये क्या है, जैसे कि भारत में भी रुपया चलता है, उसी तरह फ्रांस में उस समय लिरबे एक मुद्रा चलती थी। वह उतनी सारी संपत्ति फ्रांस के हाथ में आ गई। अब इन सब चीज से परेशान होकर के कुछ जो जागीरदार था, जो वो क्या थे, कुछ बड़े बड़े जागीरदारी छोड़ करके भाग गए। बहुत ने क्या किया, पड़ोसी देश में जाकर के शरण ले ली। तो ये जो भागने लगा, इन्हें को क्या बोला गया, इमिग्रेट, एमिग्रेट, ओके ना, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से लोग क्या करने लगे थे, छोड़ करके भागने लगे, क्योंकि उनके पास अब जो है जमीनें नहीं रहा, तो अब क्या करेगा वो, तो इसलिए वो क्या करने लगे, छोड़ छाड़ करके सब चीज भागने लगे थे, किसी दूसरे देश में जाकर के शरण ले लगे। तो अब क्या हुआ, फ्रांस में संविधान आ गया, लेकिन राजतंत्र भी रह गया, यानी कि राजतंत्र हटा नहीं, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र बन गया। तो नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया, और इसका मुख्य उद्देश्य था क्या, सम्राट की शक्ति को कम करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय सत्ता जो था वो एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत था। अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं में बांटना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी में जो शक्ति है उसको विभाजित कर देना या हस्तांतरित कर देना। तो इस प्रकार से फ्रांस क्या हो गया, एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अब एक चीज आप ये भी देखिएगा, ये घटना होती है अगस्त में, AUGUS, ठीक है ना, अगस्त में होती है। तो एक घोषणा पत्र बनता है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, ओके ना। तो ये क्या था, ये ह्यूमन राइट यानी कि मानवता अधिकार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर लिखा है कि आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं, और उसके लिए अधिकार भी समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस घोषणा पत्र में विभिन्न बातें लिखा गया कि कौन कौन सी बातें हमें मिलना चाहिए, कौन कौन सा अधिकार मिलना चाहिए, वे सभी चीजों के इस विषय में इसका जिक्र किया गया। तो ये एक तरह का संविधान नहीं था, बल्कि संविधान जो तैयार होगा उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पर लिखा गया। और
ये क्या था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, इसको बोलते थे डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ओके ना। तो ये चीज बनाया गया किस लिए? ताकि सत्ता पर अंकुश लगाया जाए। तो इस प्रकार से अब एक नई राजनीतिक व्यवस्था वहां पर कायम हो गई। और नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे कार्य करती थी ये हमें देखना जरूरी है। 1791 में संविधान ने कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया? नेशनल असेंबली को दे दिया। तो नई राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है? सम्राट यानी कि राजा तो रह गया, लेकिन राजा के अलावा दो नया चीज आ गया, वह था न्यायपालिका और विधायिका। राजा को कार्यपालिका के अंतर्गत रखा गया, जिनका जो सहयोगी है वो कौन था? मंत्री था। अब देखिए इनका जो चयन है वो वोट के माध्यम से होता था। तो न्यायपालिका में न्यायाधीश आता था जिनका चयन प्रत्यक्ष तरीके से होता था। और इसके बाद सम्राट को शक्ति कौन प्रदान करता था? नेशनल असेंबली, जो विधायिका के अंतर्गत आता था। इनका भी चयन वोट के अंतर्गत होता था, लेकिन ये अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाते थे। ये वोट देते थे निर्वाचक को, और निर्वाचक फिर चुनते थे नेशनल असेंबली। और फिर नेशनल असेंबली क्या करते थे? राजा पर नियंत्रण करते थे। राजा बनाते नहीं थे, बल्कि राजा पर नियंत्रण करते थे, और राजा के जो भी मंत्री है उस पर भी नियंत्रण करते थे। लेकिन इन सभी नई व्यवस्थाओं में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जो नागरिक था उसको दो समूह में बांट दिया गया। एक था सक्रिय नागरिक और दूसरा था निष्क्रिय नागरिक। ओके, एक्टिव एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स, आप इस तरह समझ सकते हैं। सक्रिय नागरिक का मतलब वोट देने वाला व्यक्ति, और निष्क्रिय मतलब जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अब प्रश्न आता है कि किनको वोट देने का अधिकार मिला? 2.8 करोड़ में 40 लाख लोग ऐसे ही थे जिनको वोट देने का अधिकार मिला। तो किनको वोट देने का अधिकार नहीं मिला? लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं को यहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं मिला। इससे महिलाएं क्या हो गई? गुस्सा हो गई, और बहुत सारे लोग इससे नाखुश हुए इस व्यवस्था से। और इसीलिए ये व्यवस्था जो संवैधानिक राजतंत्र था वह भी नहीं चला। तो आगे आने वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे। अभी हमने क्या देखा कि किस प्रकार से फ्रांस जो था वो राजतंत्र से किस में आया? वह आया संवैधानिक राजतंत्र में। यानी कि राजतंत्र जो था वो फ्रांस की क्रांति ने खत्म नहीं किया, लेकिन आगे इस संवैधानिक राजतंत्र से समस्याएं उत्पन्न होती है। जो लोग हैं उनका राजा से भरोसा उठ जाता है, और फिर वो किसकी मांग करते हैं? लोकतंत्र की मांग करते हैं। तो आखिर लोकतंत्र की मांग क्यों प्रारंभ होती है और लोकतंत्र कैसे उत्पन्न होता है, इन सभी सवालों पर हम लोग आने वाले वीडियोस पर चर्चा करेंगे। जैकोबिन क्लब, ये सारी चीजें वो शब्द है जो समझना जरूरी है, उन सभी चीजों को समझेंगे। तो उन सभी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रांस की क्रांति के दूसरे पार्ट में, और किस तरह से नेपोलियन सत्ता पर आता है उस पर भी चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पार्ट 1 है बेहतर समझ में आया होगा। अगर बेहतर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियो को देख सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।